शपथ ग्रहण की अगर हम बात करें तो उसकी तारीख जरूर तय कर दी गई है और वो है 9 तारीख। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इसको लेकर अधिसूचना इस समय जारी की गई है। क्या है यह अधिसूचना, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने नई विधानसभा के गठन का रास्ता इस समय साफ कर दिया है और राज्यपाल को यह अधिसूचना इस समय भेजी गई है। और अधिसूचना भेजने के साथ ही नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो इस समय अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल यानी कि 7 तारीख को जो 5 साल का कार्यकाल था वो ममता बनर्जी का खत्म हो रहा है। तो ऐसे में अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और चुनाव परिणामों के बाद अहम संवैधानिक कदम यह है, क्योंकि इससे पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो खुद ममता बनर्जी ने यह बात कही कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। अब पद से अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं और उसके बाद में सरकार का गठन भी होना है, नई सरकार का भी आना है, तो क्या कुछ इसकी पूरी औपचारिकता है, क्या संविधान कहता है, क्या प्रक्रिया है, ये सब जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी का। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही सौरभ दत्ता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ऋषि, आपके पास में आना चाहेंगे। ममता बनर्जी जनता का जो जनादेश है उसको भी स्वीकारने को राजी नहीं है और वो कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया होती है, हमारा संविधान क्या कहता है, मैं चाहूंगी कि आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, हमारा संविधान जो लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाता है और साफ कहता है कि लोकतांत्रिक तरीकों से ही सरकार बनाई जा सकती है। ऐसे में जब विधानसभा का जो सत्र है, जो समय है वो फिक्स किया गया है 5 वर्ष का। अगर इस सत्र के दौरान यानी कि 5 वर्ष से पहले अगर चुनाव नहीं हो पाते हैं तो उस स्थिति में किसी भी सरकार को आगे बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर राष्ट्रपति शासन के जरिए जो पूरी की पूरी कार्यवाही है सरकार को चलाने की वो आगे बढ़ाई जाती है। ये जो आपातकाल की स्थिति है उस स्थिति में इसको रखा गया है, लेकिन इस तरीके से बयान देकर के वो इस्तीफा नहीं देंगी, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। और इसमें जब कल जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो विधानसभा है उसका कार्यकाल ही समाप्त हो रहा है, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को जिसको कि उस विधानसभा के आधार पर मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था वो अस्तित्व में नहीं है, तो उनका जो पद है वो स्वतः उसमें समाप्त हो जाता है। ऐसे में वैसे तो हमारी परंपराओं में ये है कि चुनाव हारते और जीतने के बाद हम संविधान में भरोसा रखते हैं और संविधान इस मामले में स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। ऐसे में इस्तीफा तो उन्हें देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए। हो सकता है ये उन्होंने तात्कालिक रूप से इस तरीके से आदेश में आकर कोई बयान दिया हो, लेकिन इस्तीफा न देने की स्थिति में भी राज्यपाल के पास पर्याप्त अधिकार होते हैं। उन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल नए मुख्यमंत्री का चयन, चूँकि नई विधानसभा अस्तित्व में आ चुकी है और चुनाव आयोग जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो ऐसे में एक अधिसूचना जारी करके जो जीते हुए जितने भी उम्मीदवार हैं, जो गठित विधानसभा है उसकी पूरी सूची गवर्नर को देते हैं और गवर्नर उस आधार पर जो विधानसभा है उसको आहूत करते हैं। तो उस नई विधानसभा का ये दायित्व होता है कि वो अपने नेता का चयन करे बहुमत के आधार पर। जिसके पास बहुमत होता है वो विधानसभा में नेता सदन होता है और वो मुख्यमंत्री का पद मिलता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके के बयानों का कोई खास महत्व तो नहीं है। स्थिति स्पष्ट है, संविधान स्पष्ट है और ऐसे में हम जानते हैं कि सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी तारीख मुकर्रर कर दी है 9 तारीख, और ये प्रक्रियाएं हैं ये आगे बढ़ेंगी और इसमें संविधान की स्पष्टता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी ग्रे एरिया नहीं है होता है जी। यानी कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट कोई भी नहीं है और बड़े आराम से सरकार बनेगी। सौरभ, आपके पास में भी आना चाहेंगे। जिस तरीके से बदलाव की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस समय नजर आ रही है कि किस तरीके से जो पुराना मंदिर, जो सालों पुराना मंदिर है वो बंद पड़ा हुआ था, उसे सबसे पहले खोला गया। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं संदेश खाली में वो अब बेखौफ अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही जो टोल प्लाजा, जो जबरदस्त टोल वसूली थी, वो भी अब कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो बदलाव और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में इस समय नजर आ रहा है। सौरभ, देखिए, सुंदरबन से दार्जिलिंग, शिलीगुड़ी से जंगल महल, हर एक जगह पे जो अभी तक नई सरकार ने वो नहीं लिया, शपथ नहीं लिया, लेकिन ये मैंडेट बदलाव का मैंडेट था और वो जमीनी तौर पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा जो परिवर्तन इस बार देखने को मिल रहा है कि बंगाल में एक संस्कृति, एक कल्चर आप मान लीजिए हो गया था कि जो भी पार्टी जीतती थी विपक्ष के कार्यकर्ता के ऊपर
तोड़फोड़ करते थे, उनके घर, उनके पार्टी ऑफिस ले लेते थे, छीन लेते थे, मारा जाता था, पीटा जाता था। आप जानते हैं कि 2011 से 2026 तक भाजपा भाजपा के 256 कार्यकर्ता खून हुए हैं, मारे गए हैं, राजनीतिक कारण के, पॉलिटिकल हिंसा के कारण से, पोस्ट पोल वायलेंस जिसे हम कहते हैं। और इस बार क्या देखा गया? इस बार देखा गया कि जैसे ही ऐसी घटना सामने आए तो बीजेपी भाजपा के हर एक विधायक उस इलाके में पहुंच गए हैं। वो अपना सेलिब्रेशन छोड़कर, जीत की खुशी छोड़कर इलाके इलाके में जा रहे हैं। इतने हेक्टिक कैंपेन रहा है, पॉलिटिकल कैंपेन रहा है, फिर भी वो इलाके इलाके जा रहे हैं और जाकर साफ तरीके से वहां पर कह रहे हैं, विपक्ष के पार्टी के ऑफिस के ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं, विपक्ष का जो कार्यकर्ता है जिनके ऊपर हमला हुआ है, वो उस जगह पर खड़े होकर कह रहे हैं कि एक भी यहाँ पे घटना नहीं घटना चाहिए। और पुलिस प्रशासन, आप देख रहे हैं छवि पे कि पुलिस प्रशासन साथ है, उनको साफ तरीके से उनके सामने कहा जा रहा है, ऐसा नहीं ओवर द फोन कहा जा रहा है, अलग से कहा जा रहा है, उनके सामने कहा जा रहा है कि 5 मिनट के अंदर आप व्यवस्था लीजिए, जो भी इस काम से जुड़े हैं सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, एक भी ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। और खुद जाके विपक्ष का पार्टी ऑफिस भी खोल दे रहे हैं, खुद ही बिल्कुल कुछ नहीं होगा आश्वस्त कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि ये चुनाव भय मुक्त चुनाव था, हिंसा मुक्त चुनाव था। हिंसा के खिलाफ जो मैंडेट है वो आया था, तो उसको भी सुनिश्चित करने के लिए पहले दिन से भाजपा के एमएलए जो है, विधायक जो है, वो मैसेज दे रहे हैं कि ये सरकार अलग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही ऋषि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद आसान भाषा में हमारे संविधान की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका शुक्रिया।